आप देख रहे हैं जी भारत, आपके साथ मैं रचना बंसल। वक्त हो गया है जी भारत के प्राइम टाइम शो खबर समझिए का। दिन भर बहुत सी बड़ी खबरें आती हैं, जिनमें से कुछ खबरों को विस्तार से समझना जरूरी होता है। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास शो, ताकि आप भारत के बदलते हुए मिजाज को समझ सकें। मौलाना जर्जिस अंसारी ने यूपी के मुसलमानों को भड़काने की जो स्क्रिप्ट बंगाल में पढ़ी, वो किसने लिखी है? किसकी शय पर मौलाना जर्जिस जहरीली जुबान बोल रहे हैं? यूपी के मुसलमानों को योगी का डर दिखाकर मौलाना क्यों कह रहे हैं कि अब बंगाल भाग जाना चाहिए? इन सवालों का जवाब तो योगी तलाश ही लेंगे। बहरहाल मौलाना जर्जिस को यूपी के मुसलमानों ने बता दिया, उन्हें सीएम योगी से कोई शिकायत नहीं है। उनके लिए योगी राज बिल्कुल सेफ है। ये रिपोर्ट देखिए और सियासी लाभ के मौलाना जर्जिस के सांप्रदायिक दाव को समझिए भी। अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते हैं। उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता। माइक, मंच और मन मुताबिक मुस्लिम समुदाय दिखा तो इटावा वाले मौलाना जर्जिस अंसारी की बंगाल में बाँछें खिल गई। कई बार हम लोगों में चर्चे हो चुके हैं इस बात। जर्जिस अंसारी के दिल में योगी राज के खिलाफ 9 सालों से भरा नफरती गुब्बार फट पड़ा। अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता। सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर चल चुके, तो 10 बजे से ज्यादा आप माइक नहीं बजा सकते हो। अजानों पे पाबंदी हो चुकी है। मौलाना जर्जिस अंसारी ने बंगाल में भड़ास की दुकान ही खोल दी। यूपी की धरती पर जर्जिस की जुबान नहीं खुली और बंगाल में जाते ही मौलाना जर्जिस क्यों चहकने लगे, विस्तार से आपको आगे बताएंगे। फिलहाल तो जर्जिस अंसारी की खुली जहरीली जुबान के मायने समझिए। क्यों यूपी में अब मौलाना को रहने का दिल नहीं करता? मौलाना यूपी से सीधा बंगाल ही क्यों जाना चाहते हैं? बगल के सूबे बिहार या एमपी या दिल्ली क्यों नहीं? मौलाना को यूपी की जगह बंगाल क्यों भा रहा है? मौलाना जर्जिस अंसारी खुद बंगाल पहुंचे या उन्हें किसी ने पहुंचाया था, ये क्लियर नहीं है। लेकिन चूंकि बंगाल में विधानसभा का चुनाव है और मुसलमान वोट बैंक का बंगाल में अच्छा प्रभाव है, लिहाजा संदेह होना लाजमी है। बहरहाल जर्जिस अंसारी यूपी से बंगाल क्यों शिफ्ट होना चाहते हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जुबानी ही सुन लीजिए। अब उत्तर प्रदेश में अराजकता नहीं है, अब दंगे फसाद नहीं है, गुंडागिर्दी नहीं है, यानी न कर्फ्यू न दंगा, और यूपी में है अब सब चंगा। दंगा और दंगाई दोनों गायब हो गए। जर्जिस अंसारी विवादों के उस्ताद रहे हैं। मुसलमानों को बरगलाना, बहकाना, उनके दिमाग में नफरती बीज बोना, उन्हें उकसाना और मजहबी डर दिखाकर आपत्तिजनक बयान देना जर्जिस का पुराना शगल रहा है। लेकिन क्या मौलाना जर्जिस अंसारी की भड़काऊ तकरीरों से यूपी के मुसलमान भी इत्तेफाक रखते हैं? हमने यूपी में रहने वाले अलग अलग इलाकों के मुस्लिम समाज के लोगों से भी बात की। पूछा कि क्या जो जर्जिस कह रहे हैं आप उनसे सहमत हैं? हमें यूपी में कोई डर नहीं है। देखो, जिसको जैसा लगता है वो वैसा करता है। इनको कोई तकलीफ पहुंची होगी ये कह रहे होंगे। सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। नहीं, कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई सरकार से कोई परेशानी नहीं है। मुसलमान ये सुरक्षित है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ कोई भी मुसलमान ना परेशान था ना है। ये तो सब सही है। मौलाना जर्जिस अंसारी बंगाल में जो बोले, यूपी के मुसलमानों ने उसे नकार दिया। जर्जिस की नफरती पाठशाला का खुलते ही शटर डाउन हो गया। मुसलमानों ने तो जर्जिस की बखियां उधेड़ दी, हिंदुओं ने भी जर्जिस की बोलती बंद कर दी। वो इस वैमनस्यता को अपने पूरे देश में फैलाना चाह रहे हैं, जिससे आए दिन देशों में, पूरे देश में दंगे हों, जिससे उनका कुछ व्यक्तिगत लाभ है। इस वजह से उन्होंने ऐसा बयान दिया। वो उत्तर प्रदेश को और इस देश की शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए बंगाल को ही टारगेट कर रहे हैं। बंगाल से ही इस देश में आग लगाने की नींव रखी जा रही है। असल में रमजान शुरू होने वाला है। मौलाना जर्जिस अंसारी अजान के लिए अपनी मस्जिद की मीनार पर लाउड स्पीकर टांगना चाहते थे, लेकिन यूपी में ये नहीं हो सकेगा। तो भड़ास का मौका जर्जिस को बंगाल में नजर आया। जर्जिस समझने में नाकाम रहे कि यूपी के मुसलमान उनके बहकावे का बोरिया बिस्तर 9 साल पहले ही समेट चुके हैं।
10 बजे से ज्यादा आप माइक नहीं बजा सकते हो, और वो भी सिर्फ अंदर ही अंदर। सिर्फ 10 बजे तक माइक, सिर्फ मस्जिद में आपकी आवाज रहे, मस्जिद के बाहर आवाज न जाए। इस कंडीशन में हम उत्तर प्रदेश के लोग रह रहे हैं। अजानों पे पाबंदी हो चुकी है। हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी, मंदिर के भी उनका वॉल्यूम कम किया जाता, मस्जिद का भी किया जाता है। एक तरफा वही है। तो ये ऐसा बयान देके क्या वो साबित करना चाहते हैं? वो फेमस होना चाह रहे हैं, और क्या है। यूपी में नियम कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। कट्टरपंथ की किताब खोलोगे तो इलाज की 100% गारंटी है। ये बात मौलाना जर्जिस अंसारी को हजम नहीं हो रही। और जर्जिसी क्यों, ओवैसी, अरशद मदनी, मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी जैसे कितने ही चेहरे हैं और मुस्लिम समुदाय की झंडा बरदारी के बहाने अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस जमात की दिक्कत यह है कि यूपी में योगी का रूल है, कट्टरपंथी टूल किट की मैन्युफैक्चरिंग ही यहां संपूर्ण रूप से बैन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर मुस्लिम आबादी के मुद्दे पर ओवैसी ने अपने विरोधियों को जवाब दिया है, लेकिन बोलते बोलते वो जालिम, औकात, भिखारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी करने लगे। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने मियां भाई को कम पैसे देने की बात कही थी। डेमोग्राफी चेंज के खतरे से असम के लोगों को सावधान किया था। क्या ये पूरा मामला है, इस रिपोर्ट से समझिए। ये सच है, दुनिया में इस्लाम आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। मुसलमान इतनी आबादी बढ़ रही, मुसलमान बच्चे पैदा कर रहे। ये है हैदराबाद के भाईजान असदुद्दीन ओवैसी। अपनी जोरदार तकरीरों के लिए पहचाने जाते हैं। भाईजान ने अपनी सभा में एक बार फिर मुसलमानों की आबादी के मुद्दे को उछाला है। पहले तो बोलते थे पॉपुलेशन पे बिल लेकर आएंगे। मुस्लिम आबादी बढ़ने का दावा करने वाले लोगों को ओवैसी ने जवाब दिया। इस बार अपनी तकरीर में ओवैसी ने मोहन भागवत का नाम लेकर निशाना साधा। जो लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, उन्हें ओवैसी ने जालिम कहकर संबोधित किया। आरएसएस के मोहन भागवत अपनी सभा में बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इस मुल्क में मुसलमानों की आबादी हिंदू भाई बहनों से आगे नहीं जाएगी, लेकिन ओवैसी के आंकड़ों को गिरिराज सिंह ने पलट दिया। कहा, देश में मुस्लिमों की आबादी 7 गुना बढ़ी है। 30 साल के बाद इस मुल्क की आबादी बूढ़ी होगी तो आरएसएस के मोहन भागवत बोल रहे कम से कम 3 पैदा करो, खुद तो नहीं करे अलग बात है। वो पहले तो बोलते थे पॉपुलेशन पे बिल लेकर आएंगे, हमको बुरा बोलते थे, मगर अब अंदाजा हो गया कि अगर एक मुल्क की आबादी ज़ईफ होगी तो किस तरह उसके उस मुल्क पर असर पड़ता है। 1951 में आप 2.5 करोड़ 2 करोड़ 80 लाख थे। आज सरकारी आंकड़े से आप 17% हो गए, 14% पर 17 लाख हो गए, 17 करोड़ हो गए, और घोषित आंकड़े है कि 25 करोड़ हो गए। हिंदू जो 30 करोड़ था वो बढ़ के 90 करोड़ हुआ। हम 3 गुना, आप 7 गुना बढ़ गए। ओवैसी मुस्लिम आबादी के मुद्दे से आगे बढ़े तो असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को मियां वाले मुद्दे पर घेर लिया। रिक्शात उठिले 5 टका भाड़ा हले 4 टका দি দিব। কষ্ট খালেহে অসমৰ পৰা যাব। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব, ৰাতি 12টাতো যাওক কবাত যাব খুজিলে। গতিকে আপোনালোকেও কষ্ট দিয়ক আৰু তেওঁলোকৰ সিম্পেথাইজ নিউজ কৰি নাথাকিব। আপোনালোকৰ ঘৰতে লাভ জেহাদ হৈ যাব। हिमंता ने 4 रुपए की बात कही थी, लेकिन ओवैसी ने 2 रुपए के सिक्के लेकर हिमंता को निशाने पर लिया। ओवैसी ने अपने भाषण में असम के मुख्यमंत्री के लिए भिखारी, छोटा आदमी और भीख देता हूं जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। असम के मुख्यमंत्री को लेकर AIMIM के अध्यक्ष ने क्या कहा, सुनिए। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया तो 4 रुपये दो। हेमंत बिस्वा शर्मा ये 2 रुपये की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू बोल तू 2 रुपये का भिखारी है, मेरे को मैं जानता हूं तेरे को। बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो लोग अपने आप को ही मियाँ बोलते हैं। मैं तो वो नाम नहीं दिया है, वो तो खुद ही वो नाम लिया है। तो वही लोग खुद बोला है कि हमें मियाँ बोलिए। मियाँ कविता लिखा है, मियाँ पोयम लिखा है, ये नाम थोड़े मैंने दिया।
ओवैसी हर बार मुस्लिमों का मुद्दा अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखते हैं। हेमंता से उनकी जुबानी जंग पुरानी है। जब भी उन्हें मौका मिलता है आरएसएस बीजेपी नेताओं को निशाने पर लेना नहीं भूलते। हालांकि ओवैसी के दुश्मन उनकी तकरीरों को जहरीला और भड़काऊ बताते हैं। आप किसी भी स्कूल के क्लासरूम में गए होंगे, वहां अपने क्लासरूम में महापुरुषों की तस्वीरें देखी होंगी या देशभक्ति के संदेश लिखे हुए देखे होंगे। लेकिन सोचिए अगर छोटे छोटे बच्चों के क्लासरूम में कुरान की आयतें लिखी मिल जाएं तो क्या? बिल्कुल, ये हुआ है यूपी के एक सरकारी स्कूल में, जहां के क्लासरूम में कुरान की आयतें लिखी हुई थी और देश के महापुरुषों की तस्वीरें हटाकर एक किनारे में रख दी गई थी। ये सब हो रहा था संभल में, उसी संभल में जिसे योगी आदित्यनाथ बदलने की कोशिश में है, उसकी सनातनी पहचान लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या कुछ लोग इसी का बदला छोटे छोटे बच्चों से निकाल रहे हैं? रिपोर्ट देखिए और कट्टरपंथी मौलानाओं की इस साजिश से सावधान भी रहिए। बच्चों को मुझे लगता है हिजाब भी बांधना सिखाया जा रहा है। अब लगाई जा रही है ये देखो, ये महापुरुषों के फोटो फेंक रखे हैं इसमें। ये योगी मोदी का कंगा लगा हुआ है, शीशा यहाँ पर श्रृंगार चल रहा है। क्या हमारे भगवान की मूर्ति को ऐसा रख गया है? इस गांव में स्कूल के अंदर हंगामा हो रहा है। हिंदू संगठन आक्रोशित है। हिजाब भी बांधना सिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं गांव का मामला है। कानून लागू हो चुका है। आखिर क्यों स्कूल के अंदर ऐसे तनाव के हालात बने हैं, उसे समझने के लिए जरा दो तस्वीरों को ध्यान से देखिए। एक तरफ देश के महापुरुषों की तस्वीरें कमरे के एक कोने में धूल खा रही हैं और दूसरी तरफ कुरान की आयतों की तस्वीर को स्कूल की दीवार पर टांगा गया है। स्कूल के अंदर दीवार पर कुरान की आयतें लगी हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुष और देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर कमरे में पड़ी। इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या स्कूल में शरिया कानून लागू कर दिया गया है? क्या स्कूल का इस्लामीकरण कर दिया गया है? और क्या यहाँ हिंदू बच्चों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश हो रही है? जो स्वयं न्याय को, कानून को अपने हाथों में लेते हैं, तो बहुत बार कानून के दायरे में रह करके उनको सबक भी सिखाया जाता है। ये संभल जिले का सरकारी प्राथमिक स्कूल है, जहां स्कूल में कुरान की आयत वाला पोस्टर लगाने का आरोपी है स्कूल का ही टीचर मोहम्मद नाजिम, जो साइंस पढ़ाता है। विश्व हिंदू परिषद को पिछले कई दिनों से शिकायत मिल रही थी। जब बीएसपी नेताओं ने सरकारी स्कूल में छापा मारा तो उनका शक बिल्कुल सही साबित हुआ। क्यों था मतलब टंगा हुआ था सारे फोटो यहाँ लगवाए थे, योगी जी का भी लगवाया था। किसने उतरवाया फिर? हमने। हिंदू संगठन के आने पर पहले तो कुरान की आयतों वाले पोस्टर को उतारा गया और फिर लगा दिया गया, लेकिन विरोध बढ़ता देख पोस्टर को हटाना पड़ा। सरकारी स्कूल में हुई इस घटना को विश्व हिंदू परिषद ने विद्या जिहाद करार दिया है। उम्मीद है कि कहीं ना कहीं यहाँ इस्लामीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा था, और क्योंकि यहाँ आसपास हिंदुओं के भी गांव हैं, अगर हिंदुओं के बच्चे आते हैं, क्योंकि मैंने कल यहाँ एक बच्चे से राष्ट्रगान भी सुना था, मैंने कहा बेटा राष्ट्रगान सुनाओ, तो उस बच्चे को राष्ट्रगान पूरा नहीं याद था। हिंदू संगठन ने तो ये आरोप भी लगाया कि स्कूल के छात्रों को राष्ट्रीय गान तक नहीं सिखाया जाता। जो आरोप लगे हैं, मोहम्मद नाजिम जो सहायक टीचर थे, इंचार्ज थे, उन पर आरोप लगे कि उन्होंने ही स्कूल के अंदर जो दीवारें हैं वहां पर आयतें लगाई और बच्चों को इस्लामिक शिक्षा देने का आरोप लगाया गया है। हालांकि आरोप में कितनी सच्चाई है ये जांच के बाद पता चलेगा। सवाल है, आखिर स्कूल में कुरान की आयत वाले पोस्टर संभल के स्कूल में क्यों मिले और क्या इसका संभल की सनातनी पहचान लौटाने से कोई कनेक्शन है? योगी आदित्यनाथ ने संभल में प्राचीन मंदिर और कूप ढूंढ निकाले। क्या इसी से संभल के कुछ कट्टरपंथी गुस्से में हैं? संभल में संवेदनशील इलाकों में पुलिस चौकियां बन गई हैं। क्या इसी से कट्टरपंथी भड़के हुए हैं? संभल में अब सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती, जुलूस नहीं निकाले जाते। क्या यही कट्टरपंथियों को परेशान कर रहा है? पहले तो हमें अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा था, फिर हम प्रयास करके अपने कार्यकर्ताओं के साथ अंदर घुसे, और जब हम अंदर पहुंचे तो हमने देखा कि जितने भी महापुरुष हैं उनके चित्रों को रस्सी में बांध करके रखा हुआ था, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो। आरोपों और सवालों के बीच जी न्यूज ने उस स्कूल टीचर से बात की जिस पर स्कूल की दीवार पर आयत लगाने का आरोप है। मोहम्मद नाजिम ने स्कूल प्रिंसिपल पर साजिश में फंसाने का आरोप लगाया है।
सर मेरे पर लगाए गए आरोप निराधार हैं, मैंने नहीं लगाए हैं। हमारे यहाँ जो रिसेंटली अभी तैनात हुई हैं पुष्पा रानी प्रधानाध्यापिका, ये उच्च प्राथमिक विद्यालय कैथल से आई हैं। ये निलंबित हो गई थी वहाँ पर भी धार्मिक इस तरह की बातें हुई थी। जो मुझे पता चला है कि उन्होंने ही ये आयतें लगाकर मुझे फंसाने की साजिश की है। ये सर मैं अभी अगस्त में आई थी, तो उससे पहले भी यहाँ पुताई भी नहीं होती, तो भी ये पुराने पहले जो इंचार्ज थे उन्हीं लगी हुई थी। तो कहा भी तो ये कहने लगे मुझसे कि आप जैसे यहाँ चल रहा है वैसे चलने दो, आप यहाँ नई आई हो, अभी आप ज़्यादा कुछ ना बोले। नाजिम जी ने स्कूल प्रिंसिपल का दावा है कि कुरान की आयत वाला पोस्टर उनकी ज्वाइनिंग से पहले ही लगा है। वो दो तस्वीरें क्या था उस तस्वीर में? वो कुल लिखे हुए थे उसमें सब रही आयतें लिखी हुई थी। वो ले जाने भूल गए तो उन्हें हिनी पे लगा दिया, तो वो भूल गए तो वो हिनी पे लगा पड़ा। उर्दू में लिखा था सर, हमने तो पढ़ना तो आता ना हमको। फिलहाल अब प्रिंसिपल पुष्पा रानी और टीचर मोहम्मद नाजिम दोनों सस्पेंड किए जा चुके हैं, लेकिन अभी यह खुलासा नहीं हो सका कि आखिर किसने स्कूल में कलमा वाली साजिश रची। सवाल तो ये भी है क्या कट्टरपंथियों का अगला टारगेट छोटे छोटे बच्चे हैं। संभल से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीएम योगी पहले ही ये ऐलान कर चुके हैं कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से कोई निर्माण किया गया है तो उस पर बुलडोजर चलेगा, हर कीमत पर चलेगा। और आज बरेली में योगी के पहलवान ने अवैध मस्जिद को तहस नहस करके अपना ताबड़तोड़ एक्शन दिखा भी दिया। दरअसल बरेली के भाईजान ने सालों पहले सरकारी जमीन पर न सिर्फ कब्जा किया बल्कि उस जमीन पर मस्जिद बनाकर नमाज पढ़नी भी शुरू कर दी। लेकिन आज योगी के धुरंधर ने विवादित मस्जिद ढहा दी। ये रिपोर्ट देखिए और कब्जाधारियों पर सीएम योगी के सख्त एक्शन प्लान को समझिए। पहले अवैध मस्जिद की दीवार को ध्वस्त किया गया, फिर दीवारों पर टिकी छत को पीले पंजे ने तहस नहस की और इस तरह योगी के धुरंधर ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी मस्जिद को चंद घंटों के भीतर ही जमींदोज कर दिया, वो भी एक के बाद एक ताबड़तोड़ प्रहार के जरिए। बुलडोजर एक्शन की यह तस्वीर बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के पिपरिया इलाके की है, जहां के भाईजान ने न सिर्फ ग्राम समाज की जमीन पर सालों पहले कब्जा किया बल्कि उस जमीन पर अवैध मस्जिद बनाकर नमाज पढ़नी शुरू कर दी। लेकिन आज प्रशासन की टीम पुलिस जत्थे के साथ बरेली के पिपरिया गांव पहुंची, वो भी दो बुलडोजर के साथ, और इसके बाद शुरू हुआ अवैध मस्जिद को नस्तनाबूद करने का काम। जी मीडिया पे खास आप देख सकते हैं लाइव विजुअल कि ये जो है ग्राम समाज की जमीन पर अवैध मस्जिद बनी हुई थी। प्रशासन ने कई बार नोटिस दिया लेकिन उसके बावजूद जो है उस नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला, लिहाजा अब जो है वसीकरण की कार्रवाई की जा रही है। आसपास के क्षेत्रों को खाली करा लिया गया है कि अगर यहाँ की अगर मस्जिद की कोई दीवार गिरती है तो उसमें किसी तरह की कोई जनहानि ना हो। बुलडोजर एक्शन से किसी तरह का तनाव पैदा ना हो, माहौल ना बिगड़े, इसके लिए भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई थी, क्योंकि ये निर्माण काफी लंबे वक्त से विवादित था। तहसीलदार और सिविल कोर्ट में कानूनी लड़ाई के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि जमीन को लेकर कानूनी लड़ाई साल 2008 से चल रही थी। तहसीलदार कोर्ट ने पहले ही बेदखली के आदेश जारी कर दिए थे। हालांकि पक्षकार इस मामले को लेकर सिविल कोर्ट भी गए थे, लेकिन सिविल कोर्ट ने पक्षकारों का मुकदमा खारिज कर दिया। जो अभिलेख में पंजीयन सरकारी जमीन नाम दर्ज था, इससे अवैध निर्माण करके बनाया गया था। 2008 में मुकदमा दर्ज हुआ, तहसीलदार कोर्ट से बेदखली के आदेश पारित हुए। उसके बाद फिर ये सिविल कोर्ट गए, सिविल कोर्ट से भी इनका मुकदमा खारिज हो गया। खारिज होने के बाद फिर इनका जो है बंदीबाई का करीब 300 गज की सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद को बनाया गया था, लिहाजा उस पर बुलडोजर चलने से इलाके के भाईजान बिलबिलाने लगे। कोर्ट कानून की दुहाई देकर सीएम योगी से अवैध मस्जिद को ना तोड़ने की गुहार लगाने लगे। मस्जिद पर सर केस चल रहा है और हाई कोर्ट में मेरा पेंडिंग भी चल रहा है इसमें, और ना ही कोई इस समय
कोर्ट का आर्डर है, ना ही कोई नोटिस दिया गया है। काम जो है दरोगा जी का फोन आया था भोजपुरा से, वो बोले थे कि काम ऐसा है कि अब तक सामान हटा लीजिएगा। योगी जी से मेरी प्रार्थना है साहब, जब तक कोर्ट का कोई आर्डर ना हो, कोई आदेश ना हो सर, जब तक हमारी मस्जिद को नहीं गिराया जाए, ना ही कोई कोई काम किया जाए। दरअसल सीएम योगी पहले ही अपना स्टैंड साफ कर चुके हैं। वो ये कि सरकारी जमीन पर किसी का भी कब्जा होगा और उस कब्जे पर धार्मिक स्थल बनाया जाएगा तो बुलडोजर एक्शन हर हाल में होगा। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर कोई भी होगा तो उसमें बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। और सीएम योगी के इसी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए बुलडोजर ने मोर्चा संभाला और बरेली में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।